हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय अकेडमी चैनल। जैसा कि मैंने स्टार्ट किया बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर, इसका 2 लेक्चर हो चुका है। आज हम लोग तीसरा लेक्चर स्टार्ट करेंगे और इसी लेक्चर में हम लोग चैप्टर को ख़त्म करेंगे समरी के साथ। ठीक है, पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि किस तरीके से एंजाइम किसी भी रिएक्शन के रेट को बढ़ा देता है। आज हम लोग देखेंगे कि जो एंजाइम है कोई भी केमिकल रिएक्शन को किस तरीके से प्रोसीड करता है, ठीक है, कैसे उसके रेट को बढ़ाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाउ डू एंजाइम ब्रिंग्स अबाउट सच हाई रेट ऑफ केमिकल कन्वर्जन। ठीक है, कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है, अगर उसमें एंजाइम को डाल दिया गया, ठीक है, एंजाइम किस तरीके से किसी भी रिएक्शन का प्रोडक्ट बहुत जल्दी बनवा देता है, मीन्स उसका जो रेट है वो हाई कैसे कर देता है। चलिए उसके बारे में देखते हैं। टू अंडरस्टैंड दिस वी शुड स्टडी द एंजाइम एट लिटिल मोर। इसको समझने से पहले कि कोई रिएक्शन हो रहा है किसकी हेल्प से, एंजाइम की हेल्प से, उससे पहले हमें एंजाइम का स्ट्रक्चर या एंजाइम के बारे में कुछ नॉलेज होना चाहिए। वी हैव ऑलरेडी अंडरस्टूड द आइडिया ऑफ द एक्टिव साइट। जैसा कि हम जानते हैं कि जो एंजाइम है, मोस्ट ऑफ द एंजाइम वो कैसे होते हैं, प्रोटीन होते हैं, वो भी टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। जो प्रोटीन टर्शरी स्ट्रक्चर में होंगे तो कहीं कहीं जो होते हैं यहाँ पे बोल सकते हैं फोल्डिंग हो जाएगी, पैकेट्स बन जाते हैं, क्रिप्स बन जाते हैं, उसे हम बोलते हैं एक्टिव साइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट जगह है। द केमिकल और द मेटाबॉलिक कन्वर्जन रिफर्स टू एज अ रिएक्शन। जो केमिकल है या फिर मेटाबॉलिक कन्वर्जन हो रहा है, मीन्स सबस्ट्रेट किस में बदल रहा है, प्रोडक्ट में बदल रहा है, इसे हम क्या बोलते हैं, रिएक्शन बोलते हैं। द केमिकल विच कन्वर्ट इनटू द प्रोडक्ट इज कॉल्ड सबस्ट्रेट। किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो केमिकल सब बोल सकते हैं कि बदल रहा है किसी प्रोडक्ट में, उसे हम क्या बोलते हैं, सबस्ट्रेट बोलते हैं। Hence, the enzyme, that is the protein, are the three-dimension structure including the active site, convert the substrate into the product P। ठीक है, बोल सकते हैं कि जो एंजाइम है वो कैसा है, मोस्ट ऑफ द एंजाइम कैसे होते हैं, प्रोटीन है, और उनका टर्सरी स्ट्रक्चर है, तो उनके पास क्या है, एक्टिव साइट है, जिसकी वजह से जो सबस्ट्रेट है वो प्रोडक्ट में बदल रहा है। जैसे देखिए यहाँ पे सिम्बोलिकली दिस कैन बी डिपेक्टेड एज, यहाँ पे सिंबल के थ्रू बताया गया है कि जैसे यहाँ सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट बनाना है तो अब डायरेक्टली तो बनेगा नहीं, यहाँ पे एंजाइम का रोल है। तो एंजाइम किस तरीके से काम करेगा कि जो सबस्ट्रेट है वो बहुत जल्दी से जल्दी प्रोडक्ट बना ले। ठीक है, इट इज नाउ अंडरस्टूड दैट द सबस्ट्रेट यस हैज टू बाइंड द एंजाइम एट द एक्टिव साइट विद इन द गिवन क्लिफ्ट और पॉकेट। इसके समझने से पहले हमको ये जानना होगा कि जो सबस्ट्रेट है, एंजाइम यहाँ पे डाल दिया गया ई, ठीक है, अब इसकी जो एक्टिव साइट है, एंजाइम में जो पॉकेट थे या क्लिफ थे, वहाँ पे जाके सबस्ट्रेट बाइंड कर जाएगा। ठीक है, द सबस्ट्रेट हैज़ टू डिफ्यूज टूवर्ड्स द एक्टिव साइट। जो सबस्ट्रेट है वो कहाँ पे आके जुड़ जाएगा, या बोल सकते हैं डिफ्यूज कर जाएगा एक्टिव साइट के, एंजाइम के। देयर इज थस एन ऑब्लिगेटरी फॉर्मेशन ऑफ ईएस कॉम्प्लेक्स। इसके बाद एक ऑब्लिगेटरी थोड़े समय के लिए एक कॉम्प्लेक्स बनेगा जिसे ईएस कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। यहाँ पे एंजाइम ने किसको पकड़ रखा है, अपने एक्टिव साइट पे, सबस्ट्रेट को। ई स्टैंड फॉर एंजाइम, जो ई है यहाँ पे एंजाइम बताएगा, एस कौन होगा, सबस्ट्रेट होगा। दिस कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन इज अ ट्रांसिएंट फिनोमिना। ये जो कॉम्प्लेक्स बना है कुछ समय के लिए, शॉर्ट टाइम तक है। During the state where substrate is bound to the enzyme active site, a new structure of the substrate called the transition state structure is formed। ठीक है, हम बोल सकते हैं जब सबस्ट्रेट आके एक्टिव साइट जो है एंजाइम का वहाँ बाइंड कर जाएगा, एक कॉम्प्लेक्स बनेगा, उसे हम बोलते हैं ईएस कॉम्प्लेक्स। ठीक है, और इस स्ट्रक्चर को, जो ईएस कॉम्प्लेक्स वाला स्ट्रक्चर बना है, इस फेज को या स्टेट को क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं। Very soon after the expected bond breaking making completed, the product is released from the active site। जल्दी ही, ठीक है, जो सबस्ट्रेट और बोल सकते हैं एंजाइम ने जो ईएस कॉम्प्लेक्स बनाया, अब जल्दी से वहाँ पे बॉन्ड वगैरह टूटेंगे और वहाँ पे जल्दी से प्रोडक्ट कहाँ से रिलीज होगा, एक्टिव साइट से रिलीज होगा। इन अदर वर्ड्स, द स्ट्रक्चर ऑफ द सबस्ट्रेट गेट ट्रांसफर इनटू द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोडक्ट। हम दूसरे भाषा में ये बोल सकते हैं कि जो सबस्ट्रेट का स्ट्रक्चर या सबस्ट्रेट जो है वो बदल चुका है, किसमें, प्रोडक्ट में बदल चुका है। द पाथवे ऑफ दिस ट्रांसफॉर्मेशन मस्ट गो थ्रू सो कॉल्ड द ट्रांजिशन स्टेट स्ट्रक्चर। जो ये पाथवे है, सबस्ट्रेट किसमें बदल रहा है, प्रोडक्ट में बदल रहा है, तो उनके बीच में एक ट्रांजिशन स्टेट आएगा जिसमें ईएस कॉम्प्लेक्स बना हुआ है। देयर कुड बी मेनी मोर अलर्ट स्ट्रक्चर स्टेट बिटवीन द स्टेबल सबस्ट्रेट एंड द प्रोडक्ट। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे अलर्ट स्ट्रक्चर स्टेट बनेंगे, किसके बीच में बनेंगे, सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट के बीच में बनेंगे। ठीक है, वो भी स्टेबल होंगे। Implicit in this statement is the fact that all the other intermediate structural state are unstable। ठीक है, दूसरे भाषा में ये कहा जा रहा है कि जो भी सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट के स्ट्रक्चर, उसके अलावा जो भी स्ट्रक्चर बन रहे बीच में इंटरमीडिएट, वो कैसे होंगे, अनस्टेबल होंगे। मतलब कि ईएस कॉम्प्लेक्स के बारे में बात की जा रही है। Hence when we look at the pictorial through a graph, it would be look something। यहाँ पे जो ग्राफ है उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। The y axis represent the potential energy content। यहाँ पे देखिए ग्राफ क्या है, ये x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया। हम देख रहे हैं y एक्सिस पे कौन है, एनर्जी, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी है, और हम x एक्सिस में देखेंगे प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे किस तरीके से रिएक्शन आगे की तरफ बढ़ रहा है, कितना उसका प्रोग्रेस हुआ है।
ठीक है, आगे देखते हैं द एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट द प्रोग्रेशन ऑफ द स्ट्रक्चर ट्रांसफॉर्मेशन और द स्टेट थ्रू द ट्रांजिशन स्टेट। ठीक है, यहाँ पे देखिए कि जो प्रोग्रेशन ऑफ रिएक्शन इसमें ये देखने को मिल रहा है कि जो सबस्ट्रेट है वो प्रोडक्ट में बदल रहा है, जो भी इसमें ट्रांजिशन स्टेट आ रहा है ये सब कहाँ रिप्रेजेंट हो रहे हैं, एक्स एक्सिस पे रिप्रेजेंट हो रहे हैं। यू वुड नोटिस टू थिंग्स, आप यहाँ पे दो चीज देखेंगे, द एनर्जी लेवल डिफरेंस बिटवीन यस एंड पी। ठीक है, यहाँ पे एनर्जी लेवल जो डिफरेंस किस में देखने को मिलेगा, सबस्ट्रेट एंड प्रोडक्ट में। इफ पी इज एट लोअर लेवल देन यस, अगर पी किससे नीचे होगा, सबस्ट्रेट से। पी क्या है, प्रोडक्ट है, यस क्या है, सबस्ट्रेट है। द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। रिएक्शन एक्सोथर्मिक का मतलब क्या है, मतलब कि कोई चीज़ बना, फॉर्मेशन हो रहा है, सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट बन रहा है, तो वहाँ पे हीट क्या होगी, रिलीज होगी, निकलेगी, एनर्जी रिलीज होगी। तो इसका मतलब अगर एनर्जी रिलीज होगी तो स्टेबिलिटी ज़्यादा है, एनर्जी की इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है स्टेबिलिटी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कि अगर जो पी प्रोडक्ट जो है उसका लेवल लो है, किससे, सबस्ट्रेट के, सबस्ट्रेट का पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे है और हम बोल सकते हैं प्रोडक्ट का यहाँ पे है पोटेंशियल एनर्जी, तो देखेंगे कि यहाँ पे जो इसका लेवल क्या है, लो है। ठीक है, तो इसका मतलब इसमें से एनर्जी रिलीज हुई, तो ये कैसा प्रोसेस हो गया, एक्सोथर्मिक हो गया। आगे देखते हैं, वन नीड नॉट सप्लाई एनर्जी बाई हीटिंग इन ऑर्डर टू फॉर्म प्रोडक्ट। यहाँ पे हमें कोई भी एनर्जी बाहर से देने की जरूरत नहीं पड़ रही है कि सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में बदले। ठीक है, हाउएवर वेदर इट इज एक्सोथर्मिक और स्पॉन्टेनियस रिएक्शन और एंडोथर्मिक एनर्जी रिक्वायर्डिंग रिएक्शन, द सबस्ट्रेट हैज गोइंग थ्रू मच हायर एनर्जी स्टेट टू द ट्रांजिशन स्टेट। ठीक है, अगर हम बात करते हैं एक्सोथर्मिक की, जहाँ पे प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो रही है वहाँ से खुद एनर्जी या फिर हीट निकल रहा है, तो हम एक्सोथर्मिक को क्या बोलते हैं, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन बोलते हैं। एंडोथर्मिक का मतलब क्या हो रहा है कि यहाँ पे एनर्जी देनी पड़ रही है, एनर्जी उसको ज़रूरत है। ठीक है, ताकि सबस्ट्रेट क्या हो, ब्रेक हो जाए और किस में बन जाए, वो प्रोडक्ट में बन जाए। ठीक है, तो एंडोथर्मिक में क्या होगा, एनर्जी रिक्वायरिंग रिएक्शन, कि हमको एनर्जी बाहर से देनी पड़ेगी। यहाँ पे बोला गया है कि जो यस है, जो सबस्ट्रेट है, वो हायर एनर्जी उसके पास हो जाएगी, कब, ट्रांजिशन स्टेट पे। द डिफरेंस इन द एवरेज एनर्जी कंटेंट ऑफ द यस फ्रॉम दैट इन दिस ट्रांजिशन स्टेट इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। जो डिफरेंसेस देखने को मिलेगा सबस्ट्रेट का कहाँ से, ट्रांजिशन स्टेट में, हम उसे क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं। और जैसे एंजाइम का यूज़ करेंगे ना सबस्ट्रेट के लिए, तो वहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी लो हो जाएगी। ठीक है, एंजाइम इवेंचुअली ब्रिंग डाउन दिस एनर्जी बैरियर मेकिंग द ट्रांजिशन एस टू बी मोर ईजी। अगर एंजाइम का इस्तेमाल किए तो जो ये ट्रांजिशन स्टेट था, अभी हमने जो देखा कि सबस्ट्रेट से जो ट्रांजिशन स्टेट तक हम लोग जाएंगे, यहाँ पे ये वाले सबस्ट्रेट से ट्रांजिशन स्टेट, ये क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी। जैसे हम लोग एंजाइम इस्तेमाल करेंगे, यही जो बैरियर है, जो एनर्जी का जो बैरियर है, ठीक है, ट्रांजिशन स्टेट तक, इसको क्या कर देगा, कम कर देगा। तो इसका मतलब एक्टिवेशन एनर्जी को एंजाइम कम कर देता है और इजिली सबस्ट्रेट जल्दी से प्रोडक्ट में बन जाता है। जितना ज़्यादा एक्टिवेशन एनर्जी, या बोल सकते हैं जितना ज़्यादा ट्रांजिशन स्टेट रहेगा, उतना ही लेट या उतने ही ज़्यादा टाइम में सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में बदलेगा। एंजाइम का इस्तेमाल करते हैं ताकि जो ये ट्रांजिशन स्टेट है, या बोल सकते हैं जो एक्टिवेशन एनर्जी, उसको कम किया जाए और जल्दी से ये सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में बन जाए। तो चलिए यहाँ पे ग्राफ देखते हैं, ये क्या है, प्रोग्रेशन ऑफ रिएक्शन है, वाई में कौन है, पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पे कोई सबस्ट्रेट है जिससे हमें प्रोडक्ट बनाना है। पहले हमने क्या किया, एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है कि जो सबस्ट्रेट से लेकर ट्रांजिशन स्टेट तक होता है, उनके बीच का जो डिफरेंस है उसे हम क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी बोल रहे हैं। यहाँ पे हमने कोई एंजाइम नहीं लिया, विदाउट एंजाइम, तो जो सबस्ट्रेट होगा ट्रांजिशन बोल सकते हैं स्टेट तक, उसके पास एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, बहुत ज़्यादा होगी। फिर जाके वो क्या बनाएगा, प्रोडक्ट बनाएगा। एक्सोथर्मिक हो रहा है क्योंकि यहाँ पे सबस्ट्रेट का जो लेवल है, पोटेंशियल एनर्जी उसका ज़्यादा है एज कम्पेयर टू प्रोडक्ट। जैसे प्रोडक्ट बना, यहाँ से एनर्जी रिलीज है, इसका मतलब ये स्टेबल हो गया, तो ये क्या हो गया, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है या फिर एक्सोथर्मिक है। ठीक, अब देखते हैं कि जब सबस्ट्रेट है, हमने एंजाइम भी कुछ डाल दिया उसमें, तो एंजाइम के आने से क्या हुआ, एक्टिवेशन एनर्जी रहेगा, कम रहेगा। तो क्या होगा, एंजाइम आएगा तो एक्टिवेशन एनर्जी विथ एंजाइम क्या हो जाएगा, लो कर देगा। जो बैरियर है ट्रांजिशन स्टेट का, किससे, सबस्ट्रेट के बीच में जो भी एनर्जी है, एक्टिवेशन एनर्जी, उसे कम कर देगा ताकि सबस्ट्रेट जल्दी से प्रोडक्ट बना ले। ये भी क्या है, एक्सोथर्मिक है या फिर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। तो याद रखिए कि जब सबस्ट्रेट है, क्या कर रहा है, प्रोडक्ट बना रहा है विदाउट एंजाइम, तो क्या होगा, एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा होगी ट्रांजिशन स्टेट की, और जब एंजाइम आ जाएगा तो ट्रांजिशन स्टेट की एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देगा ताकि जल्दी से ईजिली प्रोडक्ट बन सके सबस्ट्रेट से। आगे देखते हैं, नेचर ऑफ एंजाइम एक्शन, किस तरीके से एंजाइम का एक्शन होता है, कैसे वो सबस्ट्रेट से बाइंड करता है, किस तरीके से प्रोडक्ट को बनाता है, कैसे फिर आगे चल के वो खुद रिलीज हो जाता है। Each enzyme E has substrate S binding at the site in its molecule so that the highly reactive enzyme substrate complex ES is
प्रोड्यूस। ठीक है, यहाँ पे ई को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, हर बार एंजाइम से करेंगे, जितने भी एंजाइम यूज़ किए हैं ई से रिप्रेजेंट करेंगे। यस, क्या सबस्ट्रेट है। ठीक है, जो सबस्ट्रेट होगा एंजाइम की जो एक्टिव साइट है वहाँ पे आके बाइंड कर जाते हैं, एक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं जो हाईली रिएक्टिव है, शॉर्ट टाइम के लिए रहेगा, बहुत रिएक्टिव है। ठीक है, अनस्टेबल है वो, तो उसे हम क्या बोलेंगे, ES कॉम्प्लेक्स बोलेंगे, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। दिस कॉम्प्लेक्स इज शॉर्ट लिव, ये जो कॉम्प्लेक्स है थोड़े समय तक एग्जिस्ट करता है, एंड डिसोसिएटेड इनटू द प्रोडक्ट एंड द अनचेंज एंजाइम विद द इंटरमीडिएट फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स EP। ठीक है, ये शॉर्ट टाइम तक रहता है कौन, ES कॉम्प्लेक्स, जो एंजाइम का सबस्ट्रेट के साथ रिलेशन बनेगा थोड़े समय तक बनेगा। ठीक है, बाद में क्या हो जाएगा, टूट जाएगा और प्रोडक्ट निकल जाएगा और एंजाइम पे रिलीज हो जाएगा। एंजाइम जो रिलीज होगा उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। सबस्ट्रेट यहाँ पे ES कॉम्प्लेक्स में क्या होगा कि सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में बदल के रिलीज होगा, लेकिन एंजाइम वैसे की वैसे रिलीज होगा बिना कुछ चेंज हुए। ठीक है, इंटरमीडिएट से, तो इसे हम क्या बोलते हैं, एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे देखिए फॉर्मेशन है, द फॉर्मेशन ऑफ ES कॉम्प्लेक्स इज एसेंशियल फॉर कैटालिसिस। ठीक है, यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है किसका, ES कॉम्प्लेक्स का। एंजाइम में सबस्ट्रेट है, सबस्ट्रेट आए जो एंजाइम का एक्टिव साइट है वहाँ पे बाइंड कर गए। ठीक है, क्या बना लिया, ES कॉम्प्लेक्स बना लिया। जो ES कॉम्प्लेक्स है ये हाईली अनस्टेबल है, मतलब कि मोस्ट रिएक्टिव है, शॉर्ट टाइम तक होंगे। फिर क्या होगा कि जो सबस्ट्रेट है वो किस में बदल गया, प्रोडक्ट में बदल गया, लेकिन एंजाइम में कोई चेंजेस नहीं होगा, एंजाइम वैसे कि वैसे ही रहेगा। ठीक है, तो इसने सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में बदल दिया, इसे बोलते हैं EP कॉम्प्लेक्स, या बोल सकते हैं एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। अब प्रोडक्ट बन गया है तो अब एंजाइम प्रोडक्ट को भी तो रिलीज करेगा। ये प्रोडक्ट कहाँ बन रहा है, पहले ये देखिए प्रोडक्ट कहाँ बन रहा है, सबस्ट्रेट कहाँ बाइंड किया है, एक्टिव साइट पे। एंजाइम की जो एक्टिव साइट्स हैं वहाँ पे सबस्ट्रेट ने बाइंड किया, फिर वहीं पे क्या होता है, एक्टिव साइट पे ही प्रोडक्ट बन जाता है एंजाइम में। तो एंजाइम में कोई चेंजेस नहीं हुआ, लेकिन सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में बदल गया, तो बाद में क्या होगा, एंजाइम और प्रोडक्ट अलग अलग डिसोसिएट हो जाएंगे, रिलीज हो जाएंगे। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे, द कैटलिस्ट साइकिल ऑफ द एंजाइम एक्शन कैन बी डिस्क्राइब इन द फॉलोइंग स्टेप। यहाँ पे ढेर सारे स्टेप दिए गए हैं कि किस तरीके से एंजाइम कैटलिस्ट की तरह काम कर रहा है, वो साइकिल क्या है। फर्स्ट, द सबस्ट्रेट बाइंड टू द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम फिटिंग इनटू द एक्टिव साइट। पहले सबस्ट्रेट आएगा, एंजाइम के जो एक्टिव साइट है, जो पॉकेट्स हैं वहाँ पे बाइंड कर जाएगा, एक कॉम्प्लेक्स बनाएगा ES कॉम्प्लेक्स, इसे बोलते हैं एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। ठीक है, पूरा तरीके से फिट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, द बाइंडिंग ऑफ द सबस्ट्रेट इंड्यूस द एंजाइम टू अल्टर इट्स शेप फिटिंग मोर टाइटली अराउंड द सबस्ट्रेट। जो बाइंडिंग है सबस्ट्रेट की वो उसे एंजाइम से क्या करता है, उसके थोड़े से शेप को चेंज कर देता है। मान लीजिए यहाँ पे एक्टिव साइट इतना ही है, लेकिन एंजाइम तो इस तरीके से, तो क्या करेगा, अपने आप को एडजस्ट करके उसके शेप को थोड़ा सा चेंज कर देगा और टाइटली बाउंड हो जाएगा। द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम इज नाउ क्लोज proximately of the substrate break the chemical bond of the substrate and the new enzyme product complex is formed। ठीक है, जो एक्टिव साइट है एंजाइम का वहाँ पे क्या होगा कि जो सबस्ट्रेट के जो केमिकल बॉन्ड्स हैं उनके बीच में जो बॉन्डिंग है उसको तोड़ के प्रोडक्ट में बनाएगा, तो एक नया कॉम्प्लेक्स बन जाएगा EP कॉम्प्लेक्स, एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। The enzyme releases the product of the reaction and free enzyme is ready to bind the another molecule of the substrate and run through the catalyst cycle once again। जो एंजाइम है अब प्रोडक्ट बना लिया कहाँ, एक्टिव साइट में, जहाँ पे सबस्ट्रेट आके बाइंड किया था, या बोल सकते हैं वहाँ पे टाइटली फिट हो गया था। अब सबस्ट्रेट के केमिकल बॉन्ड को तोड़ के वहाँ पे प्रोडक्ट बना दिया, तो अब कौन सा कॉम्प्लेक्स हो गया, EP कॉम्प्लेक्स हो गया, एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। अब क्या होगा, प्रोडक्ट को रिलीज किया और फिर से एंजाइम अकेले रिलीज हो जाएगा। अब जब दूसरी साइकिल चलेगी या फिर बोल सकते हैं दूसरा रिएक्शन चलेगा जहाँ पे एंजाइम फिर से जाके वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, जो भी वहाँ के सबस्ट्रेट होंगे फिर से एंजाइम को बाइंड कर जाएंगे, फिर से यही ES कॉम्प्लेक्स बनेगा, फिर EP कॉम्प्लेक्स बनेगा, फिर से एंजाइम अलग रिलीज हो जाएगा, प्रोडक्ट अलग रिलीज हो जाएगा। मीन्स कि एंजाइम को हम बार बार डिफरेंट साइकिल्स में यूज़ कर सकते हैं, उसमें कोई चेंजेस नहीं होता है। ठीक है, आगे देखते हैं, फैक्टर अफेक्टिंग द एंजाइम एक्टिविटी। कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो एंजाइम की एक्टिविटी को कम कर देते हैं, या बोल सकते हैं कि उसके एक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, द एक्टिविटी ऑफ द एंजाइम कैन बी अफेक्टेड बाय अ चेंज इन कंडीशन विच कैन अल्टर द टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। जो एक्टिविटी है किसी एंजाइम की, अगर कोई भी कंडीशन ऐसा हुआ जिससे टर्सरी जो प्रोटीन है उसका स्ट्रक्चर बदल गया, तो एंजाइम का भी क्या होगा, जो उसकी एक्टिविटी है उस पर भी इफेक्ट आएगा, क्योंकि जो एंजाइम से मोस्ट ऑफ द एंजाइम वो कैसे होते हैं, प्रोटीन के बने हैं, वो भी टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन। ठीक है, These include the temperature, pH, change in substrate concentration or the binding of the specific chemical that regulates its activity। इनमें कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो एंजाइम की एक्टिविटी पे इफेक्ट डालते हैं, जैसे कि टेम्परेचर हो गया,
पीएच हो गया, या फिर हम बोल सकते हैं चेंज इन सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ा दिए, एंजाइम बहुत कम है, तब भी इफेक्ट आएगा, क्योंकि एंजाइम तो ढेर सारे कंसंट्रेशन बढ़ाने से सबस्ट्रेट के उससे थोड़ी ना काम करेगा। ठीक है, इसके अलावा बाइंडिंग ऑफ स्पेसिफिक केमिकल, अगर कोई दूसरा केमिकल आ गया, मीन्स सबस्ट्रेट की जगह कोई दूसरा केमिकल आके बाइंड कर गया एंजाइम से, तो प्रोडक्ट भी दूसरे ही बनेंगे या फिर रोक देगा प्रोडक्ट बनने से। ठीक है, चलिए देखते हैं टेम्परेचर एंड पीएच। टेम्परेचर और पीएच में दोनों में एक ही चीज़ कॉमन है कि वो दोनों ही एक ही ऑप्टिमम टेम्परेचर या ऑप्टिमम पीएच पे ही काम करते हैं। अब देखते हैं, एंजाइम जनरली फंक्शन एट अ नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर एंड पीएच। जो एंजाइम है वो जनरली नैरो रेंज पे, बहुत कम ही रेंज पे पीएच या टेम्परेचर पे काम करती है। ईच एंजाइम सो इट द ग्रेटेस्ट एक्टिविटी एट पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड पीएच कॉल्ड द ऑप्टिमम टेम्परेचर एंड ऑप्टिमम पीएच। हर एंजाइम अपनी हाईएस्ट एक्टिविटी को वहाँ शो करेगी जहाँ पे उसको ऑप्टिमम टेम्परेचर मिल रहा है या फिर ऑप्टिमम पीएच मिल रहा है। एक्टिविटी डिक्लाइन बोथ बिलो एंड अबव द ऑप्टिमम वैल्यू, जो भी ऑप्टिमम वैल्यू है उससे ज़्यादा या उससे कम क्या होगा, चाहे टेम्परेचर के केस में चाहे पीएच के केस में, यहाँ पे जो एंजाइम है उसकी एक्टिविटी कम हो जाएगी। ऑप्टिमम टेम्परेचर ऑप्टिमम पीएच से अगर हम लोग ज़्यादा टेम्परेचर दे दिए, ज़्यादा पीएच दे दिया, कम पीएच या कम टेम्परेचर पे रखें, तो क्या होगा, जो एंजाइम की एक्टिविटी है उस पर इफेक्ट आएगा, मीन्स उसकी एक्टिविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। लो टेम्परेचर प्रिजर्व द एंजाइम इन द टेम्परेरी इन एक्टिव स्टेट। ठीक है, अगर टेम्परेचर लो है, बहुत कम है, मीन्स हम बोल सकते हैं ठंडा मौसम है, विंटर का टेम्परेचर ऑलरेडी लो है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, एंजाइम को हम लोग इनएक्टिव के स्टेट में रख सकते हैं टेम्परेली। ठीक है, वेयर एज द हाई टेम्परेचर डिस्ट्रॉय द एंजाइमेटिक एक्टिविटी बिकॉज द प्रोटीन आर डिनेचर बाई हीट। अगर टेम्परेचर हाई हो गया तो यहाँ पे क्या होगा, जो प्रोटीन का स्ट्रक्चर है, टर्सरी प्रोटीन का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, डिनेचर हो जाएगा, टूट जाएगा, एंजाइम भी खत्म हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, जिसकी वजह से जो एंजाइम की एक्टिविटी है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं स्ट्रक्चर। ये कौन है, पीएच या टेम्परेचर है। एंजाइम की एक्टिविटी क्या होगी, ये जो होगा ऑप्टिमम पीएच है, ये ऑप्टिमम टेम्परेचर है। यहाँ पे ही एंजाइम की एक्टिविटी क्या है, बहुत हाईएस्ट है, मतलब कि यहाँ पे उसकी एक्टिविटी एकदम पीक पे है। ठीक है, इसके नीचे जाएंगे या फिर इसके ऊपर क्या होगा कि जो एंजाइम की एक्टिविटी होगी वो धीरे धीरे कम हो जाएगी। ऑप्टिमम टेम्परेचर ऑप्टिमम पीएच से बिलो जाए चाहे अबव जाए, एंजाइम की एक्टिविटी क्या होती है, डिक्लाइन हो जाती है, खत्म हो जाती है धीरे धीरे। ठीक है, अब आगे देखते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। अगर हम सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन बढ़ाते जाएंगे, क्या सारी एंजाइम जितने भी सबस्ट्रेट है उससे प्रोडक्ट बना लेंगे। चलिए देखते हैं, विथ द इंक्रीज ऑफ सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन द वेलोसिटी ऑफ एंजाइमेटिक रिएक्शन इंक्रीजेस फर्स्ट या राइजेस फर्स्ट। क्या होगा कि जैसे जैसे हम लोग कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे, सबस्ट्रेट को डालते जाएंगे एंजाइम के मीडियम में, वहाँ पे क्या होगा कि जो वेलोसिटी है, ठीक है, वो धीरे धीरे क्या होगी, बढ़ेगी। मतलब कि एंजाइम क्या करेगा, जल्दी जल्दी से कॉम्प्लेक्स बनाना स्टार्ट कर देगा, ईएस कॉम्प्लेक्स स्टार्टिंग में। ठीक है, द रिएक्शन अल्टीमेटली रीच द मैक्सिमम वेलोसिटी वी मैक्स विच इज नॉट एक्सीडेड बाई एनी फर्दर राइज इन द कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। जो वेलोसिटी है, मैक्सिमम वेलोसिटी जिसे वी मैक्स कहते हैं, ये अब जितने भी एंजाइम्स आ गए हैं उनसे जितने भी सबस्ट्रेट थे उन्होंने बाइंड करके ईएस कॉम्प्लेक्स बना लिया। अब उसके आगे आप चाहे जितना भी सबस्ट्रेट डाल रहे हैं, यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं हो रहा। जो मैक्सिमम वेलोसिटी थी वो क्या हो गई, आके वहीं पे एक जगह पे ठहर गई, स्टे कर गई। तो उसके आगे अब कोई भी वेलोसिटी बढ़ नहीं रही है, चाहे आप कितना भी कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हैं सबस्ट्रेट का। This is because the enzyme molecule are fewer than the substrate molecule, and after saturation of these molecule there are no free enzyme molecule to bind with the additional substrate molecule। ये इस वजह से हो रहा है क्योंकि जो एंजाइम के मॉलिक्यूल है बहुत कम है। मान लीजिए 100 एंजाइम के मॉलिक्यूल है, ठीक है, आपने स्टार्टिंग में 50, 100, 150 इतना डाल दिया, तो क्या हुआ, धीरे धीरे क्या हुआ, बी मैक्स बढ़ना स्टार्ट हो गया। एक टाइम पे क्या हुआ, आपने 500 मॉलिक्यूल्स डाल दिए सबस्ट्रेट के, लेकिन एंजाइम तो 100 है, तो क्या होगा, यहाँ पे 1000 भी सबस्ट्रेट डाल देंगे तब भी क्या होगा, जो रिएक्शन है वहीं पे रुका रहेगा, उससे आगे वी मैक्स की वैल्यू नहीं जाएगी, क्योंकि एंजाइम के जो मॉलिक्यूल्स है बहुत कम है एज कम्पेयर टू सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल से, जिसकी वजह से अब जो रिएक्शन है उनमें क्या होगा, जो एंजाइम है वो सैचुरेशन पे आ गए, क्योंकि उनको अपने अपने सबस्ट्रेट मिल चुके हैं, अब वो ठहर जाएंगे, चाहे आप कितना भी सबस्ट्रेट बाहर से ऐड कर रहे हैं क्यों ना। ठीक है, तो इसी वजह से क्या होगा कि जब बहुत कम एंजाइम रहेंगे और हम बाहर से सबस्ट्रेट डालते रहेंगे तो वहाँ पे वी मैक्स की वैल्यू होगी वो आगे नहीं बढ़ेगी, ये सैचुरेशन वाला केस आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि एंजाइम अब फ्री है ही नहीं, उनको जो भी सबस्ट्रेट से बाइंड करना था उन्होंने अपना वहाँ पे एक्टिव साइट दे के सबस्ट्रेट आके बाइंड कर गए। अब फ्यू ही कुछ ही मतलब एंजाइम प्रेजेंट है, आप उसमें हज़ारों डाल रहे हैं, सबस्ट्रेट डाल रहे हैं, तो क्या रिएक्शन आगे प्रोसीड होगा, नहीं, वो सैचुरेशन आ जाएगा, आप कितना भी डाल लें। अब आगे देखते हैं इसका स्ट्रक्चर। यहाँ पे देखिए,
कंसंट्रेशन ऑफ द सबस्ट्रेट ऑन एंजाइम एक्टिविटी। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है कि सबस्ट्रेट था, सबस्ट्रेट आपने कुछ डाले, एंजाइम कुछ डाले, क्या हुआ स्टार्टिंग में सबस्ट्रेट आके एंजाइम के एक्टिव साइड में बाइंड करके, ठीक है, यहाँ पे धीरे धीरे जो होगा वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन क्या होगा, धीरे धीरे बढ़ता रहेगा, जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे सबस्ट्रेट के वो आके एक्टिव साइड जितने भी हैं एंजाइम के वहाँ पे बाइंड करके, कुछ टाइम बाद आपने और भी कंसंट्रेशन बढ़ा दिया सबस्ट्रेट का, यहाँ पे क्या हुआ, जो एंजाइम थे फ्रीली, अब तो कोई फ्री ही नहीं है, सबके पास क्या है, अपने अपने सबस्ट्रेट ने बाइंड करके रखा उनके एक्टिव साइड पे, अब कोई एंजाइम फ्री नहीं है, तो आप बाहर से कितना भी कंसंट्रेशन बढ़ा दे सबस्ट्रेट का डाल के, तो एंजाइम जब फ्री नहीं है तो आगे क्या हो जाएगा, सैचुरेशन हो जाएगा, इसके आगे जो वी मैक्स है इससे आगे अब कोई भी वेलोसिटी नहीं बढ़ेगी। ठीक है, तो क्या हुआ, स्टार्टिंग में देखिए इंक्रीज हो रहा है, लेकिन एक टाइम बाद क्या होगा, सैचुरेट हो जाएगा, ठहर जाएगा, इसके आगे अब बोल सकते कोई फ्री एंजाइम ही नहीं है, तो उसके एक्टिव साइड पे अब कोई भी सबस्ट्रेट बाइंड नहीं करेगा, चाहे आप कितना भी कंसंट्रेशन बढ़ा दें सबस्ट्रेट का। ठीक है, ये क्या है, वी मैक्स हाफ है, यहाँ पे के एम वैल्यू उसको बोलते हैं। आगे चलिए देखते हैं, यहाँ पे एक्टिविटी ऑफ द एंजाइम इज ऑल्सो सेंसिटिव टू द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक केमिकल दैट बाइंड टू द एंजाइम। ठीक है, जो एक्टिविटी है किसी एंजाइम की वो बहुत सेंसिटिव होती है, बहुत सेंस उसके पास है कि वो किस केमिकल से बाइंड कर रही है, उसको पता है कि कौन से सबस्ट्रेट आके उससे बाइंड करेंगे। ठीक है, व्हेन द बाइंडिंग ऑफ द केमिकल सेट ऑफ एंजाइम एक्टिविटी प्रोसेस कॉल्ड इनहिबिशन एंड द केमिकल इज कॉल्ड इनहिबिटर। ठीक है, जब जो एंजाइम के पास एक्टिव साइट है वहाँ पे उसके सबस्ट्रेट आके बाइंड करेंगे, एंजाइम को पता है कि उस किस सबस्ट्रेट को बाइंड करने की इजाज़त दे रहा है, लेकिन क्या होता है कुछ केसेस में कि जो सबस्ट्रेट है उसकी जगह कोई और केमिकल आके बाइंड कर जाता है, किससे, एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम से। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे इस एंजाइम की एक्टिव साइट ये ए है, ठीक है, यहाँ पे सबस्ट्रेट यस है, लेकिन यहाँ पे कोई और आके बाइंड कर गया इसके एक्टिव साइट पे, बाइंड करना था सबस्ट्रेट को लेकिन आके बाइंड करके कोई और, तो इसे हम क्या बोलते हैं, इनहिबिशन, किसी की वजह से रोकना। ठीक है, और जो ये केमिकल होते हैं उसे क्या बोलते हैं, इनहिबिटर बोलते हैं। When inhibitor closely resemble the substrate in its molecular structure and inhibit the activity of enzyme, it is called the competitive inhibitor। जब inhibitor वो केमिकल जो सबस्ट्रेट की जगह आके बाइंड कर जाते हैं किससे, एंजाइम के एक्टिव साइट पे, उसे हम क्या बोलते हैं, इनहिबिटर बोलते हैं। तो जब इनहिबिटर पूरी तरीके से सबस्ट्रेट का जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है उसकी तरह बन जाता है, ठीक है, और एक्टिविटी जो है एंजाइम की उसको रोक देता है कि एंजाइम अब तुम बहुत काम कर चुके हो, अब तुम रुक जाओ, ठीक है, अब तुम प्रोडक्ट नहीं बना सकते। किसकी एक्टिविटी रोक रहा है, एंजाइम की एक्टिविटी रोक रहा है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर। मीन्स कॉम्पिटिशन में क्या होता है, हम एक दूसरे को जल्दी जल्दी क्या करना चाहते हैं, पीछे छोड़ना चाहते हैं, तो इनहिबिटर क्या कर रहा है कि उसने अपने पूरे रंग ढंग या बोल सकते हैं जितना भी इसका स्ट्रक्चर है किसकी तरह बना लिया है, सबस्ट्रेट की तरह बना लिया है। अब सबस्ट्रेट की तरह बना लिया, अब जाके जो एक्टिव साइट है एंजाइम वहाँ पे जाके बाइंड कर जाएगा, जब बाइंड कर जाएगा तो पूरी तरीके से फिट हो गया। अब क्या कर रहा है, इनहिबिटर की जो एक्टिविटी एंजाइम की उसको रोक रहा है। जब उसको रोक रहा है तो इस प्रोसेस को या फिर जो ये पूरा प्रक्रिया हो रही है इसे क्या बोलते हैं, कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर बोलते हैं। ठीक है, ड्यू टू इट्स क्लोज स्ट्रक्चर सिमिलैरिटी विद द सबस्ट्रेट, द इनहिबिटर कॉम्पिटेट विद सबस्ट्रेट फॉर द सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट ऑफ द एंजाइम। ठीक है, पूरा क्लोजली स्ट्रक्चर बन गया है किसका, इनहिबिटर का, किसके जैसे बन गया, सबस्ट्रेट के जैसे बन गया है। ठीक है, तो इनहिबिटर क्या करेगा, कॉम्पिटिट करेगा, उसको हराने की कोशिश करेगा सबस्ट्रेट को कि तुम नहीं बाइंड करोगे, मैं जाके एंजाइम के एक्टिव साइट पे बाइंड करेगा। ठीक है, तो क्या होगा इससे कि सबस्ट्रेट बाइंड नहीं कर पाएगा, जो इनहिबिटर है वो एक्टिव साइट जो है एंजाइम का वहाँ पे जाके बाइंड कर जाएगा, क्योंकि उसको रोक रहा है, उसको कॉम्पिटिट कर रहा है, उसे हरा रहा है कि दोनों ही सेम है, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर भी सेम है, सब कुछ एक जैसा है। ठीक है, और वो फिट भी हो सकते हैं दोनों एक्टिव साइट पे, कहाँ पे, एंजाइम की। सबस्ट्रेट को होना था फिट, लेकिन सबस्ट्रेट की जगह इनहिबिटर आके फिट हो गया उसको हरा के। तो कैसा ये इन दोनों के बीच में कैसा बोल सकते हैं, कैसा रिलेशन है, कंपटीशन वाला, तो इसे बोल सकते हैं ये कंपटीशन हो रहा है। और इससे ये भी क्या हो रहा है प्रॉब्लम कि जो एंजाइम है वो आगे प्रोडक्ट नहीं बना पा रहा, जो एंजाइम की एक्टिविटी इनहिबिटर की वजह से क्या हो रही है, रुक जा रही है। ठीक है, कॉन्सिक्वेंटली द सबस्ट्रेट कैन नॉट बाइंड, एज अ रिजल्ट द एंजाइम एक्शन डिक्लाइन। ठीक है, जब इनहिबिटर हरा दिया किसको, एंजाइम को हरा दिया, और जाके खुद ही बाइंड कर गया किससे, एंजाइम के एक्टिव साइट से। जब बाइंड कर गया तो एंजाइम को भी कहेगा तुम काम नहीं करोगे, उसकी भी एक्टिविटी को रोक दिया, तो इससे क्या होगा कि सबस्ट्रेट बाइंड भी नहीं कर पाया, एंजाइम की एक्टिविटी भी कम होगी। अब उसका एग्जांपल देखिए, इनहिबिशन ऑफ सक्सेनिक डिहाइड्रोजिनेज बाय मैलोनेट विच क्लोजली रिसेंबल द सबस्ट्रेट सक्सिनेट इन द स्ट्रक्चर। यहाँ पे इनहिबिशन रोका जा रहा है किसको, एक एंजाइम है जिसका नाम है सक्सेनिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम है, इसको कौन आके रोक रहा है, कौन इसके एक्टिव साइट पे आके सबस्ट्रेट की जगह ले लिया है, मैलोनेट ले लिया है। ये क्या है, ये इनहिबिटर है, ये वही केमिकल है जो क्या कर रहा है, रोक रहा है।
ठीक है, किसकी जगह ले लिया है, जिसका पूरा स्ट्रक्चर किसके जैसे मिल रहा है, सबस्ट्रेट कौन है यहाँ पे, सक्सिनेट है स्ट्रक्चर में। तो याद रखिएगा कि जो इनहिबिशन हो रहा है सक्सेनिक डिहाइड्रोजिनेज का, मीन्स उसके काम को रोका जा रहा है। एंजाइम कौन है, सक्सेनिक डिहाइड्रोजिनेज, क्योंकि इसके एक्टिव साइट पे सबस्ट्रेट जो है इसका सक्सिनेट इसने नहीं बाइंड किया है, इसकी जगह कौन आ गया है, मेलोनेट आ गया, जिसका स्ट्रक्चर सब कुछ किसकी तरह मिल रहा है, सक्सिनेट की तरह मिल रहा है। सच कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर आर ऑफन यूज्ड इन द कंट्रोल ऑफ द बैक्टीरियल पैथोजन। इसी तरीके के जो कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर होते हैं इनका इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, जो बैक्टीरियल पैथोजन है उनको मारने के लिए या उनको हटाने के लिए, उनकी एक्टिविटी रोकने के लिए। ठीक है, आगे देखते हैं क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम। किस तरीके से एंजाइम को क्लासिफाई किया गया, कैसे उनका नाम रखा गया है। 1000 ऑफ द एंजाइम हैव बीन डिस्कवर आइसोलेटेड स्टडी। हजारों एंजाइम के बारे में डिस्कवरी हुई, उसको आइसोलेट किया गया, उनके बारे में पढ़ा गया। ठीक है, मोस्ट ऑफ दिस एंजाइम हैव बीन क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट ग्रुप बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ द रिएक्शन दे कैटलाइज। ठीक है, ज़्यादा करके जो एंजाइम है उनको क्लासिफाई किया गया, उनको अलग अलग रखा गया है। किसके हिसाब से रखा गया कि उनका किस टाइप पे रिएक्शन में, कौन से टाइप में रिएक्शन में उनका काम क्या है, कैसा वो कैटलिस्ट की तरह काम कर रहे हैं। ठीक है, डिफरेंट ग्रुप को क्या कर रहे हैं, कैटलिस्ट की तरह काम करके उसको चेंज कर रहे हैं सब्सट्रेट को प्रोडक्ट में। Enzyme are divided into 6 classes, each with 4 to 13 sub classes and name according to their 4-digit number. ये इंपॉर्टेंट है कि एंजाइम्स को 6 क्लासेस में डिवाइड किया गया, 6 क्लासेस, और उनमें जो सब क्लासेस थी 4 to 13 सब क्लासेस थी। इसके अलावा जो उनका नाम रखा गया 4 डिजिट के नंबर पे रखा गया। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द 4 डिजिट नंबर। तो याद रखिए एंजाइम जो है डिवाइडेड हुए 6 क्लासेस में, और हर क्लासेस में बोल सकते 4 to 13 सब क्लासेस हैं, और उनका जो नाम है नेम्ड है अकॉर्डिंग टू 4 डिजिट नंबर पे रखा गया है। अब आगे देखते हैं ऑक्सो रिडक्टेज या डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम के बारे में देखते हैं। नाम से लग रहा है ऑक्टो रिडक्टेज, मतलब कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन भी होगा, रिडक्शन भी होगा। ठीक है, एंजाइम विच कैटलाइज द ऑक्सो रिडक्शन बिटवीन 2 सबस्ट्रेट यस एंड यस टेस्ट। एग्जाम्पल, जैसे कि एंजाइम यहाँ पे कैटलाइज कर रहा है, ऑक्सो रिडक्शन कर रहा है 2 सबस्ट्रेट के बीच में, एक यस है और एक यस टेस्ट है। जो यस है यहाँ पे रिड्यूस्ड है, यहाँ पे ऑक्सीडाइज, ये आगे चल के क्या हो जा रहा है, ऑक्सीडाइज हो जा रहा है, यस टेस्ट क्या हो, रिड्यूस हो जा रहा है। मतलब जो रिड्यूस था वो ऑक्सीडाइज्ड हो गया, जो ऑक्सीडाइज था वो रिड्यूस हो गया, मतलब रिड्यूस्ड है इसका मतलब इसने क्या किया, ऑक्सीडाइज हो गया। ठीक है, और यस टेस्ट था जो ऑक्सीडाइज था उसने क्या हो गया, रिड्यूस्ड हो गया। ट्रांसफरेज के बारे में बात करते हैं। नाम से भी लग रहा है कि कुछ यहाँ पे ट्रांसफर होगा, कोई ग्रुप ट्रांसफर होगा, ट्रांसफरेज ट्रांसफर। एंजाइम कैटलाइजिंग अ ट्रांसफर ऑफ ग्रुप जी अदर देन द हाइड्रोजन बिटवीन अ पेयर ऑफ सबस्ट्रेट यस एंड यस टेस्ट। यहाँ पे एंजाइम कैटलिस्ट की तरह काम करेगा, यहाँ पे एक ग्रुप को ट्रांसफर करेगा, हाइड्रोजन को छोड़ के कोई भी ग्रुप होगा उसको ट्रांसफर करेगा एक सबस्ट्रेट से दूसरे सबस्ट्रेट में। जैसे यहाँ पे यस यस टेस्ट लिया, मान लीजिए यस कोई सबस्ट्रेट, उसके पास कोई ग्रुप जी है और इसका दूसरा सबस्ट्रेट के साथ रिएक्शन हो रहा है। एंजाइम क्या करेगा, जो इसका ग्रुप होगा इसके पास पहुंचा देगा, मींस ट्रांसफर कर देगा। तो देखिए यस क्या है, रिलीज हो गया, यहाँ पे एस डैश के पास ग्रुप आ गया, तो ये क्या हो गया, ट्रांसफरेज होगा, लेकिन हाइड्रोजन को छोड़ के कोई भी ग्रुप को वो ट्रांसफर कराएगा। हाइड्रोलेस की बात करते हैं, जो हाइड्रोलेस है इनके बारे में। एंजाइम कैटलाइज द हाइड्रोलिसिस ऑफ द एस्टर, ईथर, पेप्टाइड, ग्लाइकोसिडिक, यहाँ पे कार्बन कार्बन बॉन्ड, कार्बन हैलाइड, या फिर बोल सकते हैं फॉस्फोरस और नाइट्रोजन के बीच में बॉन्ड। ठीक है, तो हाइड्रोलेस का मतलब क्या है, ऐसे एंजाइम जो क्या करें, हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं। ठीक है, हाइड्रोलिसिस में क्या होगा कि यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि पानी डाल रहे हैं, किसमें, एस्टर में, ईथर में, पेप्टाइड बॉन्ड या फिर ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड तोड़ रहा है, पीएन के बीच में मीन्स फॉस्फोरस नाइट्रोजन के बीच में बॉन्ड तोड़ रहा है, कार्बन हैलाइड यहाँ पे एक्स कोई भी हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, फ्लोरीन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे उनके बीच में क्या कर रहा है, बॉन्ड तोड़ रहा है। लाइस के बारे में बात करते हैं। एंजाइम दैट कैटलाइज द रिमूवल ऑफ द ग्रुप फ्रॉम द सबस्ट्रेट बाय मैकेनिज्म अदर देन द हाइड्रोलिसिस लीविंग द डबल बॉन्ड। ठीक है, लाइस क्या करते हैं, ऐसे एंजाइम है, कंफ्यूजन दो में होगा, लाइस में होगा और लाइगेस में होगा, दो ही में कंफ्यूजन होता है इसमें। तो लाइस में ऐसे एंजाइम होते हैं जो कैटलाइज करते हैं ग्रुप को। ठीक है, सबस्ट्रेट से वो क्या करते हैं, यहाँ पे ऐसे ग्रुप को कैटलाइज करते हैं जिससे आगे चल के सबस्ट्रेट से जो बनाते हैं प्रोडक्ट, उनमें क्या होते हैं कि जो ग्रुप है उनमें डबल बॉन्ड छोड़ देते हैं हाइड्रोलिसिस के अलावा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा कि एंजाइम जो कैटलाइज करते हैं ग्रुप को रिमूव कर देते हैं किससे, सबस्ट्रेट से, ताकि प्रोडक्ट बन जाए बिना ग्रुप के वो, और यहाँ पे हाइड्रोलिसिस नहीं करते हैं। ठीक है, और ये जो भी ग्रुप आगे रिलीज हुए हैं बोल सकते हैं ये इजीली रिलीज हो जाएंगे, और जो भी सबस्ट्रेट है उनके बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा बिना हाइड्रोलिसिस किए। जैसे यहाँ पे कार्बन है और एक्स वाई ग्रुप है। ठीक है, अब एंजाइम ने क्या किया, एक्स वाई को एक साथ करके इनमें से हटा दिया, जो सबस्ट्रेट है उनमें से ये जो ग्रुप है उनको हटा दिया हाइड्रोलिसिस के अलावा, जो भी मैकेनिज्म उसने अपनाया हाइड्रोलिसिस के अलावा। ठीक है, तो उसने क्या किया, जो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ गया और एक्स वाई जो ग्रुप है वो ईजिली अलग हो गया। नेक्स्ट चलते हैं,
आइसोमेरेज के बारे में, नाम से लग रहा है कि आइसोमर वगैरह के बारे में बात होगा। इंक्लूडिंग द ऑल एंजाइम कैटलाइज द इंटर कन्वर्जन ऑफ द ऑप्टिकल, ज्योमेट्रिक और पोजिशनल आइसोमर। सारे एंजाइम, जितने भी एंजाइम होते हैं वो क्या करते हैं, कन्वर्जन करते हैं, ठीक है, सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में बदलते हैं, चाहे ज्योमेट्रिक हो सकता है, पोजिशनल आइसोमर बना सकते हैं, ऑप्टिकल बना सकते हैं। लाइगेसिस के बारे में बात करते हैं। लाइगेसिस का काम क्या होता है, जोड़ने का काम होता है। यहाँ पे तोड़ने का काम नहीं, यहाँ पे जोड़ने का काम है। एंजाइम कैटलाइजिंग द लिंक टुगेदर टू कंपाउंड, यहाँ पे एंजाइम क्या कर रहा है, दो कंपाउंड को जोड़ रहा है। एग्जाम्पल, एंजाइम इज कैटलाइजिंग द CO, ठीक है, यहाँ पे CO के बीच में बॉन्ड बना रहा है, CS के बीच में बना रहा है, CN के और PO के बीच में एक बॉन्ड बना रहा है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि जो ऑक्सो रिडक्टेज हैं इनमें दो सबस्ट्रेट होंगे, SS डैश है, यहाँ पे एक में ऑक्सीडेशन एक में रिडक्शन होगा। ट्रांसफरेज में क्या होगा, दो सबस्ट्रेट है, उनमें जो ग्रुप है उसका दूसरे सबस्ट्रेट में ट्रांसफर हो रहा है बिना हाइड्रोजन को छोड़ के। बात करते हैं हाइड्रोलेस की, तो यहाँ पे हाइड्रोलिसिस हो रहा है किसमें, ईस्टर में हो रहा है, ईथर में हो रहा है, पेप्टाइड ग्लाइकोसिडिन बॉन्ड में, कार्बन कार्बन के बीच में, कार्बन हाइड्रोजन के बीच में हो रहा है और P और N के बीच में हो रहा है, बॉन्ड के बीच में। लाइगेस और लाइगेस में क्या डिफरेंस है, लाइगेस में क्या हो रहा है, एंजाइम क्या कर रहा है, रिमूव कर रहा है, जो सबस्ट्रेट के पास जो ग्रुप है उसको हटा रहा है बिना हाइड्रोलिसिस किया। हाइड्रोलिसिस नहीं कर रहा, बाकी जो भी मैकेनिज्म अपना रहा है हाइड्रोलिसिस नहीं कर रहा बस, ठीक है। और जो भी उसने कार्बन कार्बन के जो ग्रुप हटाए हैं उनके बीच में क्या कर रहा है, डबल बॉन्ड कर रहा है। मीन्स ये बोल सकते हैं कि सैचुरेटेड से अनसैचुरेटेड कर रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं आइसोमेरेज में क्या होगा, जितने भी एंजाइम्स होंगे वो क्या करेंगे, अपने आप को बदल लेंगे, ठीक है। यहाँ पे जो प्रोडक्ट बना है उसमें क्या होगा, एक दूसरे से प्रोडक्ट में ही इंटर कन्वर्जन कर लेंगे, बदल लेंगे, ऑप्टिकल या फिर ज्योमेट्रिकल या फिर बोल सकते हैं पोजिशनल आइसोमर बन जाएंगे। लाइगेस का काम क्या करना है, दो कंपाउंड को जोड़ के रखना है, ठीक है, यहाँ पे जोड़ना है। जैसे कि CO बॉन्ड बनाएगा, CS बॉन्ड बना देगा, CN बॉन्ड बना देगा, PO बॉन्ड बना देगा, ठीक है। लेकिन यहाँ बात करेंगे लाइगेस में, तो लाइगेस में क्या हो रहा है कि जो ग्रुप लगे हुए थे सबस्ट्रेट के उनको ग्रुप को हटाना है बिना हाइड्रोलिसिस किए। और यहाँ पे जो बॉन्ड बनाएंगे वो कैसे होंगे, डबल बॉन्ड होंगे, मीन्स अनसैचुरेटेड बॉन्ड बनाएंगे कार्बन के बीच में। आगे देखते हैं कोफैक्टर के बारे में, देखते हैं कि कोफैक्टर होता क्या है। एंजाइम जो हम लोग बार बार करें एंजाइम इतना कैटलिस्ट कैसे काम कर रहा है, बिना कोफैक्टर के कोई भी एंजाइम की कैटलिक पावर को हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं, मतलब वो कैटलिस्ट की तरह काम नहीं कर सकता एंजाइम बिना कोफैक्टर के। तो चलिए देखते हैं। एंजाइम आर कंपोज्ड ऑफ वन और सेवरल पॉलीपेप्टाइड चेन। जैसा कि हम जानते हैं कि एंजाइम, मोस्ट ऑफ द एंजाइम प्रोटीन से बने। प्रोटीन कैसे बने हुए हैं, ढेर सारे अमीनो एसिड, डिफरेंट टाइप के अमीनो एसिड के उनके बीच में कैसा बॉन्ड है, पेप्टाइड बॉन्ड है, तो पॉलीपेप्टाइड चेन की तरह बने हुए हैं। However, there are a number of the cases in which non-protein constituent called cofactor are bound to the enzyme to make the enzyme catalytically active, ठीक है। अब हम जानते हैं कि जो एंजाइम ऑलरेडी प्रोटीन का बना हुआ टर्शरी प्रोटीन है, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसे नॉन प्रोटीन कंस्टिट्यूएंट हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, कोफैक्टर। ये क्या होते हैं, नॉन प्रोटीनियस होते हैं, इनमें कोई प्रोटीन नहीं पाई जाती है, नॉन प्रोटीनियस है, ठीक है। जैसे एंजाइम के साथ कोफैक्टर आके बाइंड कर लिया, ठीक है, कोफैक्टर है और एंजाइम कैसे प्रोटीनियस है, कोफैक्टर नॉन प्रोटीनियस है, दोनों बाइंड करके अब क्या करेंगे, कैटलिस्ट एक्टिविटी शो करेंगे, ठीक है। In this instance, the protein portion of the enzyme is called apoenzyme. जब एंजाइम कोफैक्टर के साथ बाइंड कर जाएगा तो एक स्ट्रक्चर बनाएगा जिससे हम क्या बोलेंगे, कोफैक्टर के साथ एंजाइम बाइंड कर दिया तो पूरे स्ट्रक्चर को बोलेंगे हेलो एंजाइम बोलेंगे, ठीक है। अगर हम बात करेंगे एंजाइम की तो प्रोटीनियस पार्ट है, इसको अकेले हम बोल सकते हैं एपोएंजाइम बोल सकते हैं, और जो कोफैक्टर होंगे नॉन प्रोटीनियस पार्ट होंगे, ठीक है। 3 काइंड ऑफ द कोफैक्टर में बी आइडेंटिफाइड। 3 तरह के कोफैक्टर होते हैं, जैसे प्रोस्टिक ग्रुप हो गए, कोएंजाइम हो गया और मेटल आयन हो गए। प्रोस्टिक ग्रुप हो गए, ठीक है, कोएंजाइम हो गया और मेटल के आयंस होंगे, वो भी क्या करेंगे, कोफैक्टर की तरह काम करेंगे। अब देखते हैं के बारे में। Prosthetic group are organic compound and are distinguished from the other cofactor in they are tightly bind to the apoenzyme, ठीक है। जो प्रोस्थेटिक ग्रुप है क्या है, कोफैक्टर है और ये ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, ठीक है। इसको हम अदर कोफैक्टर से कैसे बोल सकते हैं, डिफरेंसेस देख सकते हैं, कैसे इनसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। जो प्रोस्थेटिक ग्रुप है कोफैक्टर है, ये एंजाइम से बाइंड करते हैं, टाइटली बाउंड करते हैं, ये कैसे होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन peroxidase and catalase which catalyze the breakdown of hydrogen peroxide to water and oxygen। अगर हम बात करते हैं peroxidases की और catalase की, जो काम क्या करते हैं कि ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड के बॉन्ड को तोड़ते हैं, H2O2 को किस में तोड़ते हैं, वाटर प्लस ऑक्सीजन में तोड़ते हैं, ठीक है। ये कैसे होते हैं, बोल सकते हैं peroxidases और कैटेलेसिस, ये दोनों क्या है, प्रोस्थेटिक ग्रुप हैं, ठीक है, कोफैक्टर की तरह काम करेंगे। फिर एक दूसरा ग्रुप है जिसे बोलते हैं हेमोग्लोबिन में जो हेम वाला ग्रुप है वो कैसा होता है, प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है एंड इट इज द पार्ट ऑफ द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम।
ये भी क्या है, पार्ट है किसका, एक्टिव साइट का, एंजाइम का। तो हम बोल सकते हैं 3 एग्जाम्पल हो गए प्रोस्थेटिक ग्रुप का। ऑर्गेनिक कंपाउंड है, पहली चीज़ का कैरेक्टर देखते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड है और ये एंजाइम के साथ अपना जो रिश्ता है वो टाइटली बनाता है, टाइटली बाउंडेड है। ठीक है, एग्जाम्पल हो गए पर ऑक्सीडेज, कैटेलेज और हो गया हेम ग्रुप। आगे देखते हैं को एंजाइम के बारे में। इज ऑल्सो ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, को एंजाइम ही। ठीक है, बट देयर एसोसिएशन विद एपो एंजाइम इज ओनली ट्रांजिएंट, यूजुअली अकरिंग ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ कैटेलिसिस। ठीक है, जो इसका वो रिश्ता है किससे, एपो एंजाइम के साथ, वो कैसा है, बोल सकते हैं ट्रांजिएंट है, मतलब थोड़े समय के, शॉर्ट लिव्ड होता है। जब कैटलिस्ट का काम एंजाइम करता है तभी तक उसका रिश्ता रहता है। इसके बाद क्या होगा, फर्दर मोर कोएंजाइम सर्व एज द को फैक्टर इन नंबर ऑफ डिफरेंट एंजाइम कैटलाइज द रिएक्शन। इसके बाद क्या होगा, जो को फैक्टर होगा या को एंजाइम होगा वो किस तरीके से काम करेगा, को फैक्टर की तरह काम करेगा डिफरेंट टाइप के और भी एंजाइमेटिक रिएक्शन में। द इसेंशियल केमिकल कंपोनेंट ऑफ मेनी को एंजाइम आर, जो इसेंशियल केमिकल कंपोनेंट है किसके, को एंजाइम्स की। को एंजाइम क्या है, को फैक्टर है। अब इसके जो कौन कौन से कंपोनेंट्स, जैसे कि वाइटामिन हो गए, मेजर कंपोनेंट जो है वाइटामिन है। जैसे कि एग्जांपल है को एंजाइम निकोटीन अमाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड हो गया। इसके अलावा NADP जो कि कंटेन करता है किसको, विटामिन B3 को, या फिर बोल सकते हैं विटामिन नाइसिन को। अ नंबर ऑफ को एंजाइम रिक्वायर्ड अ मेटल आयन। ठीक है, ढेर सारे एंजाइम ऐसे होते हैं कि जो जिनको मेटल आयन की जरूरत होती है, वो को फैक्टर की तरह काम करते हैं मेटल आयन। ठीक है, फॉर दियर एक्टिविटी विच फॉर्म द कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। यहाँ पे अब कैसा बॉन्ड बनेगा, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनेगा मेटल के साथ। ठीक है, एंजाइम का विथ साइड चेन एट द एक्टिव साइट एंड एट द सेम टाइम फॉर्म वन और मोर कोऑर्डिनेशन बॉन्ड विथ सबस्ट्रेट। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा कि जो भी यहाँ पे को फैक्टर की तरह काम कौन कर रहा है, मेटल आयन। ठीक है, ये मेटल आयन है। ठीक है, को फैक्टर एंजाइम के साथ भी कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना रहे हैं और जो भी सबस्ट्रेट एंजाइम से आके बाइंड करेंगे वो भी किस तरीके से बनाएंगे, एक्टिव साइट में कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाएंगे। यहाँ पे लिखा है कि देखिए कि जो मेटल आयन है वो किस तरीके से बॉन्ड बना रहे हैं, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना रहे हैं एंजाइम के साथ। इसके अलावा जो एंजाइम के पास एक्टिव साइट है सेम टाइम पे, उसके साथ भी जो सबस्ट्रेट आके बाइंड कर रहे हैं एक्टिव साइट पे एंजाइम के साथ, वो भी क्या बना रहे हैं, एक या एक से ज्यादा कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल जैसे जिंक इज अ को फैक्टर फॉर द प्रोटीलिटिक एंजाइम कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। जो जिंक है ये क्या है, को फैक्टर है, मीन्स ये मेटल आयन है, ये को फैक्टर की तरह काम कर रहा है। कहाँ कर रहा है, जो प्रोटीलिटिक एंजाइम है, मीन्स जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम है, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, जो पैनक्रियास से रिलीज होते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कौन से ऐसे 3 को फैक्टर हैं। पहले क्या होगा, एंजाइम आएगा। एंजाइम के पास कोई भी कैटलिस्ट पावर नहीं है। जैसे ही को फैक्टर के साथ उनका रिलेशन बन गया, एंजाइम एकदम ताकतवर, क्या वो कैसा काम करेगा, कैटलिस्ट की तरह काम करेगा, किसी भी रिएक्शन में रेट को जल्दी बढ़ा देगा। ठीक है, तो जो को फैक्टर होते हैं नॉन प्रोटीनियस है और जो एंजाइम है ये प्रोटीनियस पार्ट है। जब को फैक्टर के साथ एंजाइम दोनों एक साथ मिल गए तो एक स्ट्रक्चर बनाएंगे जिससे बोलते हैं हैलो एंजाइम। ठीक है, ये खत्म। एंजाइम जो होते हैं ये प्रोटीनियस, इसे हम एप्को एंजाइम भी कह सकते हैं। को फैक्टर 3 तरीके के हो सकते हैं, प्रोस्थेटिक ग्रुप हो सकता है, को एंजाइम हो सकता है, मेटल आयन हो सकता है। प्रोस्थेटिक ग्रुप कैसे होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, इनको हम दूसरे को फैक्टर से हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड इसके अलावा टाइटली बाउंड करेंगे किससे, एप्को एंजाइम से। जैसे एग्जांपल दिया है परऑक्सीडेज, कैटेलेज हो गया, हेम ग्रुप जो होता है प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है। ठीक है, इनके पास एक्टिव साइट है। दूसरा है को एंजाइम, को फैक्टर से मिलेगा को एंजाइम, ये भी कैसे होंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे, बट इनका जो एसोसिएशन का जो जुड़ाव है एंजाइम के साथ बहुत थोड़े समय तक है, ट्रांजिएंट है। ठीक है, इसके अलावा को फैक्टर या बोल सकते हैं जो को एंजाइम है वो को फैक्टर की तरह काम कर रहे हैं, जैसे कि डिफरेंट यहाँ पे रिएक्शन में। ठीक है, जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट इनका जो केमिकल कंपोनेंट है किसका, को एंजाइम का, या बोल सकते हैं जो को फैक्टर का, को एंजाइम के केस में विटामिन है, जिसमें NAD हो गया और NADP में कौन होगा, विटामिन B3 या फिर विटामिन नाइसिन हो गया। फिर देखते हैं कि ढेर सारे एंजाइम जो हैं उनको मेटल आयन की जरूरत होती है। मेटल आयन भी कैसे काम करेंगे, को फैक्टर की तरह काम करेंगे। मेटल आयन के साथ जो एंजाइम का रिलेशन होगा, क्योंकि दोनों तो एक साथ जब जुड़ेंगे तभी तो कैटलिस्ट पावर आएगा, तो बोल सकते हैं जब एंजाइम मेटल आयन के साथ रिलेशन बनाएगा तो जो मेटल आयन होंगे वो क्या करेंगे, एंजाइम के साथ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाएंगे। ठीक है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। इसके अलावा जो एंजाइम है उसके पास एक्टिव साइट है जहाँ पे सबस्ट्रेट उससे बाइंड करे, तो जो सबस्ट्रेट है वो भी एंजाइम के साथ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के थ्रू ही बाइंड करेंगे। यहाँ पे लिखा है सीधे सीधे कि जो बोल सकते हैं जो एंजाइम है मेटल आयन उससे किस तरीके से बॉन्ड बना रहे, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना रहे। इसके अलावा जो एंजाइम है उसके पास जो एक्टिव साइट है, ठीक है, वहाँ पे ढेर सारे सबस्ट्रेट भी एक या एक से ज़्यादा कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना रहे। इसका बेस्ट एग्जांपल कौन है, जिंक है। जिंक एज ए को फैक्टर, ये मेटल आयन है, को फैक्टर की तरह काम कर रहा है और किसमें हेल्प करता है, जो प्रोटीन डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम होते हैं जैसे कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, इसकी एक्टिविटी को बढ़ा देता है। ठीक है,
आगे देखते हैं कैटलिस्टिक एक्टिविटी इज लॉस्ट व्हेन द कोफैक्टर इज रिमूव फ्रॉम द एंजाइम विच टेस्टिफाई दैट दे प्ले अ क्रूशियल रोल इन द कैटलिस्टिक एक्टिविटी ऑफ द एंजाइम। ठीक है, जो कैटलिस्टिक एक्टिविटी है एंजाइम की, अगर उसमें से कोफैक्टर निकाल दिए तो क्या होगा कि जो एंजाइम होगा वो शांति से बैठ जाएगा। अब वो कोई भी रिएक्शन में कैटलिस्ट की तरह काम नहीं करेगा। मतलब कि कोई एंजाइम अगर कैटलिस्ट की तरह काम कर रहा है तो उसके पास ज़रूर कोफैक्टर होंगे, चाहे प्रोस्थेटिक ग्रुप के होंगे, चाहे बोल सकते कोई एंजाइम होंगे, या फिर कोई मेटल आयन उससे अटैच्ड होगा। तो जो कैटलिस्ट एक्टिविटी है कोई एंजाइम तब खत्म कर देगा जब उसके पास कोई भी कोफैक्टर नहीं होगा। एंजाइम एकदम नॉर्मल हो जाएगा, उसके अंदर वो जो पावर थी कैटलिस्टिक वाली खत्म हो चुकी है। इसका मतलब है कि किसी एंजाइम को अगर कैटलिस्ट की तरह काम करना तो उसके पास कोफैक्टर होना बहुत ज़रूरी है। अगर कोफैक्टर नहीं है तो एंजाइम बेचारा शांत हो जाएगा, वो किसी भी रिएक्शन में कैटलिस्ट की तरह काम नहीं कर पाएगा। एंजाइम वाला पार्ट कैसा होगा? प्रोटीनियस होगा। एप्पो एंजाइम बोलेंगे। जो कोफैक्टर होंगे वो नॉन प्रोटीनियस कंस्टिट्यूएंट होंगे, चाहे प्रोस्थेटिक ग्रुप के हों, चाहे कोई एंजाइम हो, या फिर कोई मेटल आयन हो। ठीक है, सब अलग अलग डिफरेंट टाइप के कोफैक्टर की तरह काम करेंगे, बट ये कैसे होंगे? नॉन प्रोटीनियस होंगे। जब कोई एंजाइम किसी कोफैक्टर के साथ अपना रिलेशन बनाते हैं, पूरे स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? हम हैलो एंजाइम बोलते हैं। और जो एंजाइम वाला पार्ट है, प्रोटीनियस वाला पार्ट, उसे एप्पो एंजाइम बोलते हैं। इतना इंपॉर्टेंट है। अब चैप्टर एंड हो चुका है, चलिए समरी की तरफ बढ़ते हैं। Although there is the wandering diversity of the living organism, their chemical composition and metabolic reaction appear to be remarked similar। ठीक है, हम देखते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो अर्थ है इस पर डिफरेंट टाइप के बहुत सारी वैरायटीज़ हैं, प्लांट, एनिमल, इंसेक्ट, माइक्रोब्स, फंगस, सब कुछ है। ठीक है, लेकिन हम देखते हैं कि जो कंपोजिशन है या फिर मेटाबॉलिक जो रिएक्शन हो रहा है बॉडी में किसी भी लिविंग सिस्टम की, सिमिलर है। ठीक है, द एलिमेंटल कंपोजिशन ऑफ लिविंग टिश्यू एंड नॉन लिविंग मैटर अपीयर टू ऑल्सो बी सिमिलर व्हेन एनालिसिस क्वालिटेटिवली। ठीक है, अगर हम किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी से देखें, एलिमेंट को देखें, या फिर हम सॉइल में जाए, जो भी नॉन लिविंग मैटर है या फिर लिविंग मैटर है, दोनों में ही एलिमेंट जो होंगे सेम होंगे। जैसे कि सबसे कॉमन कौन होंगे? कोन्स। कोन्स का मतलब कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, यहाँ पे सल्फर और फॉस्फोरस भी। ठीक है, इतने सारे जो एलिमेंट्स होंगे, चाहे नॉन लिविंग होंगे चाहे लिविंग होंगे, दोनों में क्या होंगे? सिमिलर पाए जाएंगे। ठीक है, वो भी इनकी क्वालिटी में, क्वांटिटी अलग हो सकती है। क्या पता ऑक्सीजन ज़्यादा है, कार्बन ज़्यादा है ह्यूमन की बॉडी में, लेकिन क्रस्ट जो अर्थ क्रस्ट है वहाँ पे कम है, तो उनकी जो क्वालिटी तो है सिमिलर, बट क्वांटिटी क्या होगी? डिफर हो जाएगी। However, a closer examination revealed that the relative abundance of carbon, hydrogen, oxygen is higher in living system when compared to inanimate matter। ठीक है, अगर हम क्लोजर एग्जामिनेशन कर रहे हैं किसका? एलिमेंट्स का, किसके बीच में? एक लिविंग मैटर, लिविंग ऑर्गेनिज्म या लिविंग सिस्टम के बीच में और अर्थ क्रस्ट पे, तो देखने को मिल रहा है कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन जो होगा लिविंग सिस्टम में ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू, हम बोल सकते हैं, किसी नॉन लिविंग थिंग्स में। ठीक है, द मोस्ट अबंडेंट केमिकल इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म इज वाटर। ये इंपॉर्टेंट है कि जो मोस्ट अबंडेंट, सबसे ज़्यादा जो केमिकल है लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है वो है वाटर। ठीक है, देयर आर 1000 ऑफ द स्मॉल मॉलिकुलर वेट। जब स्मॉल मॉलिकुलर वेट की बात की जा रही है तो वहाँ पे 1000 डेल्टन से कम होंगे, मीन्स बायोमॉलिक्यूल्स के बारे में बात की जाएगी, उसे हम बायोमॉलिक्यूल्स कहेंगे। ठीक है, अगर मॉलिकुलर वेट 1000 से कम है, ठीक है, 18 से लेके 800 डेल्टन तक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? बायोमॉलिक्यूल्स बोलते हैं। अमीनो एसिड, मोनोसेक्राइड, डायसेक्राइड, शुगर, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड, नाइट्रोजन बेस आर द सम ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड सीन इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो ये नाम लिखे गए हैं यहाँ पे, अमीनो एसिड, मोनोसेक्राइड, डायसेक्राइड, ये सब क्या है? ये बायोमॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, जो कि लिविंग सिस्टम में पाए जाते हैं। फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लियोसाइड, नाइट्रोजन बेस, ये सब ऑर्गेनिक कंपाउंड जो लिविंग ऑर्गेनिज्म या लिविंग सिस्टम में पाए जाते हैं। There are 20 टाइप ऑफ अमीनो एसिड एंड 5 टाइप ऑफ न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, 20 डिफरेंट टाइप के अमीनो एसिड होते हैं, तभी तो प्रोटीन डिफरेंट टाइप्स के बनते हैं। इसके अलावा 5 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। 5 न्यूक्लियोटाइड्स किससे बने होंगे? प्यूरिन और पिरामिडिन से। प्यूरिन में कौन होगा? एजी होगा, एडिन और गोनिन। पिरामिडिन में कौन होगा? साइटोसिन, थाइमिन इन केस ऑफ डीएनए। अगर बात करते हैं यूरेसिल इन केस ऑफ आरएनए, तो 5 हो गए ना। फैट्स एंड ऑयल आर ग्लिसराइड इन विच फैटी एसिड आर एस्टिफाइड टू ग्लिसरॉल। ठीक है, जब हम फैटी एसिड को ग्लिसरॉल के साथ रख देंगे तो क्या बनेंगे? फैट और ऑयल बनेंगे जो कि ग्लिसराइड हैं। फॉस्फोलिपिड कंटेन एडिशनल फॉस्फोरिलेटेड नाइट्रोजनस कंपाउंड। जो फॉस्फोलिपिड है कहाँ पाए जाएंगे? पहली बार सेल के मेम्ब्रेन में पाए जाएंगे। ठीक, इनके पास फॉस्फेट ग्रुप होता है, इसीलिए यहाँ पे लिखा गया फॉस्फोरिलेट नाइट्रोजनस कंपाउंड है ये। ओनली 3 टाइप ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल, यहाँ पे लिखा गया 3 टाइप के केवल क्या होते हैं? मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं। 3 ही क्यों लिखा गया है? मैक्रो का मतलब बड़ा, मतलब इनका जो मॉलिक्यूलर वेट होगा वो 1000 से ज़्यादा होगा, 10,000 तक होगा एबव। ठीक है, तो ये 3 टाइप के ट्रूली होंगे, जैसे कि प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड एंड पॉलीसेक्राइड आर फाउंड इन द लिविंग सिस्टम। ठीक है, प्रोटीन हो गया,
यहाँ पे लिपिड का नाम नहीं लिखा गया है। लिपिड को फिर भी मैक्रोमोलिक्यूल में रखा जाता है, उसका रीज़न दूसरा है। अगर मॉलिक्यूलर वेट के अकॉर्डिंग देख रहे हैं तो 3 ही ट्रूली क्या होंगे, मैक्रोमोलिक्यूल होंगे, जिनका मॉलिक्यूलर वेट बोल सकते हैं कि 1000 से ज़्यादा, 10,000 या 10,000 से ऊपर है, एबव है। ठीक है, जैसे कि प्रोटीन हो गया, न्यूक्लिक एसिड होगा, पॉलीसेक्राइड होगा, जो लिविंग सिस्टम में पाया जाता है। अब लिपिड्स की बात की जाती है कि लिपिड्स को क्यों मैक्रोमोलिक्यूल्स में रखा गया। लिपिड्स बिकॉज ऑफ दियर एसोसिएशन विद द मेम्ब्रेन सेपरेट इन द मैक्रोमोलिकुलर फ्रैक्शन। ठीक है, जो लिपिड्स हैं वो सेल के मेम्ब्रेन में भी प्रेजेंट होते हैं, और जितने भी ऑर्गेनल्स प्रेजेंट है साइटोप्लाज्म में, उसके भी मेम्ब्रेन में क्या होते हैं, लिपिड्स प्रेजेंट होते हैं। जब पूरी तरीके से किसी टिश्यू को तोड़ा जाता है, फिर उसको छाना जाता है, छानने वाला जो पार्ट होगा नीचे वाला, उसे क्या बोलेंगे, फिल्ट्रेट, जो छन चुका है। लेकिन जो ऊपर वाले पार्ट होंगे जो नहीं छना है, वहाँ पे देखेंगे कि जो लिपिड है ना, उसने क्या किया, जो मेम्ब्रेन वगैरह टूटी तो उसने क्या बनाया, अपना छोटे छोटे विसाइकल्स बना लिए, जो कि पास नहीं कर पाए। किससे बोल सकते हैं कि जो हमने क्लॉथ लिया था, कॉटन क्लॉथ या चीज़ क्लॉथ, जो भी हमने लिया था, उससे जो फिल्टर किया तो वो फिल्ट्रेट वाले पार्ट में नहीं आ पाए, वो ऊपर ही रह गए, रिटेंटेट वाले पार्ट में हो गए, मीन्स कि एसिड इनसॉल्युबल वाले पार्ट में रह गए। तो इसी वजह से इनको क्या बोलते हैं, मैक्रोमोलिक्यूल बोलते हैं, बट ये ट्रूली मैक्रोमोलिक्यूल नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं। बायोमैक्रोमोलिक्यूल आर पॉलीमर्स। जो बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स ये क्या होते हैं, पॉलीमर्स होते हैं, मतलब कि छोटे छोटे मोनोमर्स से बने होते हैं। दे आर मेड ऑफ बिल्डिंग ब्लॉक विथ आर डिफरेंट। जो ये किससे बने होते हैं, छोटे छोटे बिल्डिंग ब्लॉक से, मोनोमर से बने होते हैं, जो कि डिफरेंट होते हैं। प्रोटीन आर हेट्रोपॉलीमर मेड ऑफ अमीनो एसिड। जैसे कि प्रोटीन मैक्रोमोलिक्यूल है, ठीक है, इसका वेट जो है 1000 से ज़्यादा है, 1000 डेल्टन से, तो ये क्या होते हैं, ये मैक्रोमोलिक्यूल हैं। ये हेट्रोपॉलीमर है, मतलब डिफरेंट टाइप के अमीनो एसिड से बने हुए हैं, और ढेर सारे पेप्टाइड बॉन्ड बने हुए हैं बीच में। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड की बात करते हैं, आरएनए डीएनए आर कंपोज्ड ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। अगर हम न्यूक्लिक एसिड की बात करेंगे, डीएनए हो गया, आरएनए हो गया, ये भी किससे बने हुए हैं, न्यूक्लियोटाइड से बने हुए हैं। बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स हैव हायरार्ची स्ट्रक्चर, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, कोऑर्डिनेटरी। जो बायोमैक्रोमोलिक्यूल उनके पास डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर है, प्राइमरी हो सकता है, सेकेंडरी हो सकता है, टर्सरी, कोऑर्डिनेटरी होता है। न्यूक्लिक एसिड सर्व एज अ जेनेटिक मटेरियल। जो न्यूक्लिक एसिड है, चाहे डीएनए चाहे आरएनए, दोनों ही क्या होते हैं, जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करते हैं। पॉलीसेक्राइड्स आर कंपोनेंट ऑफ द सेल वॉल इन प्लांट। जो पॉलीसेक्राइड्स हैं ये किसके कंपोनेंट है, सेल वॉल किसमें, प्लांट में, जो सेलुलोज से बने होते हैं। फंगस एंड ऑल्सो द एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड। जो फंगस है उनमें भी क्या है, पॉलीसेक्राइड जो है, काइटिन, पॉलीसेक्राइड या काइटिन से बना हुआ फंगस का सेल वॉल। इसके अलावा जो भी हम लोग आर्थ्रोपोड देखते हैं, उसके ऊपर का जो स्ट्रक्चर है एक्सोस्केलेटन, वो भी किससे बना हुआ, पॉलीसेक्राइड से बना हुआ है। ठीक है, दे आल्सो आर द स्टोरेज फॉर्म ऑफ द एनर्जी, एग्जाम्पल स्टार्च एंड ग्लाइकोजन। ठीक है, जो पॉलीसेक्राइड्स हैं वो आगे चल के स्टोरेज बॉडी के फॉर्म में भी हम यूज़ कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं प्लांट्स में, तो प्लांट में जो स्टोरेज का काम करता है, खाना स्टोर करने का काम करता है, स्टार्च। उसके अलावा एनिमल में बात करते हैं तो कौन होता है, ग्लाइकोजन होता है। प्रोटीन सर्व एज ए वैरायटी ऑफ सेलुलर फंक्शन। जो प्रोटीन है उसकी बहुत ढेर सारी वैरायटीज होती हैं, बहुत डिफरेंट काम होते हैं, जैसे कि सेलुलर फंक्शन, इनमें डिफरेंट काम है फंक्शन करने का। ठीक है, मेनी ऑफ देम आर एंजाइम, सम आर एंटीबॉडीज, सम आर रिसेप्टर, सम आर हार्मोन एंड सम अदर आर स्ट्रक्चर प्रोटीन। इनमें से ज़्यादा करके जो होंगे वो क्या होंगे, एंजाइम होंगे, प्रोटीन। ठीक है, कुछ इसमें से एंटीबॉडी होंगे, कुछ इसमें से रिसेप्टर की तरह काम करेंगे, कुछ का काम हार्मोन्स की तरह होगा, और कुछ इनमें से क्या होंगे, स्ट्रक्चरल प्रोटीन होंगे, मीन्स प्रोटीन का स्ट्रक्चर बनाएंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट लाइन आ रही है, देखिए, कोलेजन इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल वर्ल्ड। जितने भी एनिमल हैं अर्थ पे, उनमें सबसे ज़्यादा अबंडेंट जो प्रोटीन है कौन है, कोलेजन है। एनिमल में बोला गया, एनिमल में। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा कोलेजन जो मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन किस में होगा, एनिमल वर्ल्ड में होगा। एंड रिबिस्को, जिसका नाम है रिबुलोज बाईफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन द होल बायोस्फीयर। अगर हम लोग पूरे बायोस्फीयर की बात करते हैं तो सबसे मोस्ट अबंडेंट जो प्रोटीन है कौन होगा, रिबिस्को होगा। ठीक है, अगर एनिमल वर्ल्ड की बात किया जाएगा तो कोलेजन होगा, सबसे ज़्यादा पाया जाएगा एनिमल्स में। जो सबसे ज़्यादा प्रोटीन की मात्रा किसकी पाई जाएगी, कोलेजन की। लेकिन अगर हम पूरे बायोस्फीयर की बात करते हैं अर्थ के, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन होगा वो कौन होगा, रिबिस्को होगा। ये इंपॉर्टेंट है। इंजाइम आर प्रोटीन विच कैटलाइज द बायोकेमिकल रिएक्शन इन द सेल। जो इंजाइम्स होती हैं वो मोस्ट ऑफ द प्रोटीन होती, टर्सरी स्ट्रक्चर है, सबको पता है कि उसके पास एक्टिव साइट होते हैं जहाँ पे सबस्ट्रेट बाइंड करते हैं, फिर वहाँ से वो प्रोडक्ट बनाते हैं। ठीक है, तो इंजाइम कैसे होते हैं कि ज़्यादा करके मोस्ट ऑफ द टाइम ये क्या होते हैं, प्रोटीनियस होते हैं, इनके पास एक्टिव साइट होता है, यहाँ पे सबस्ट्रेट आके बाइंड करेंगे और सबस्ट्रेट के साथ ये कैसा कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, ES कॉम्प्लेक्स, जो कि थोड़े टाइम तक रहता है, अनस्टेबल है, हाईली रिएक्टिव है। इंजाइम और सबस्ट्रेट का ये बोल सकते हैं कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे क्या होगा, एक्टिव साइट में ही सबस्ट्रेट का जो बॉन्ड वगैरह है टूट जाएगा और क्या बना जाएगा, प्रोडक्ट। तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, एक्टिव साइट में ही इंजाइम के प्रोडक्ट बन जाएगा। फिर आगे चल के जो EP कॉम्प्लेक्स है, इंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स से आगे जाके टूट जाएगा, प्रोडक्ट रिलीज हो जाएगा, इंजाइम फिर से दूसरे रिएक्शन के लिए आगे बढ़ेगा। ठीक है, वहाँ पे कैटलिस्ट की तरह काम करेगा।
राइबो एंजाइम आर द न्यूक्लिक एसिड विद द कैटेलिस्टिक पावर। जो राइबो एंजाइम्स है ये क्या है, न्यूक्लिक एसिड है, ये प्रोटीन से नहीं बने हुए ऐसे एंजाइम। इनका भी काम क्या है, कैटलिस्ट करना, मतलब कैटेलिस्टिक पावर है इनके पास, ठीक है। प्रोटीनियस एंजाइम exhibit the substrate specificity required optimum temperature pH for the maximum activity। अगर हम बात करते प्रोटीनियस एंजाइम लिखा है यहाँ पे, अभी हमने देखा जो राइबोजाइम है कैसे न्यूक्लिक एसिड से बने हुए हैं, कुछ न्यूक्लिक एसिड आगे चल के एंजाइम बना दिए जैसे कि राइबो एंजाइम, ठीक है। तो ये कैसे होते हैं, इनका काम क्या है, कैटलिस्ट की तरह काम कर। लेकिन जो प्रोटीनियस एंजाइम है, प्रोटीनियस एंजाइम का मतलब जो प्रोटीन से बने हुए टर्सरी स्ट्रक्चर है जिस एंजाइम के पास, ठीक है, उसका काम क्या है, सबस्ट्रेट के लिए क्या है, बहुत स्पेसिफिक है, कौन सा सबस्ट्रेट किस एंजाइम से आके बाइंड करेगा उसके लिए स्पेसिफिक है। बाकी ऑप्टिमम पीएच और ऑप्टिमम टेम्परेचर पे अपनी मैक्सिमम एक्टिविटी दिखाएंगे। तो याद रखिए कि जो प्रोटीनियस एंजाइम है वो अपने सबस्ट्रेट के लिए स्पेसिफिक है, कौन सा सबस्ट्रेट आके उनके एक्टिव साइट से बाइंड करेगा, किस तरीके से प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी। इसके अलावा जो प्रोटीनियस एंजाइम है उनको ऑप्टिमम टेम्परेचर, ऑप्टिमम पीएच चाहिए ताकि एक्टिविटी क्या हो सके, बहुत अच्छी हो सके एंजाइम की। दे आर डीनेचर एट हाई टेम्परेचर, ठीक है। जो प्रोटीनियस एंजाइम है टेम्परेचर बढ़ा दो, हाई कर दो, वो खत्म हो जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, क्योंकि टर्शियरी स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा, टूट जाएगा। तो एंजाइम की जो एक्टिविटी होगी वो क्या होगी, खत्म हो जाएगी, क्योंकि एंजाइम ही नहीं रहेगा। एंजाइम लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी एंड इनहेंस द ग्रेटली द रेट ऑफ रिएक्शन। जो एंजाइम है किसी भी रिएक्शन में अगर हम डालते हैं, कोई सबस्ट्रेट है, सबस्ट्रेट से हमें प्रोडक्ट बनाना है, तो जो एक्टिवेशन एनर्जी होगा, ठीक है, मान लीजिए सबस्ट्रेट है, यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट होगा, ठीक है। ट्रांजिशन स्टेट में क्या होगा, अभी हमने कोई एंजाइम यूज़ नहीं किया, तो यहाँ पे जो सबस्ट्रेट से लेके जो ट्रांजिशन स्टेट के बीच में जो एनर्जी से बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी, जैसे हम लोग एंजाइम डालेंगे तो वो क्या करेगा, एंजाइम जो एक्टिवेशन एनर्जी है उसको कम कर देगा। जो बैरियर है सबस्ट्रेट और ट्रांजिशन स्टेट के बीच का जो बैरियर उसको कम कर देगा, एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देगा, ताकि जो रेट हो रिएक्शन का वो बढ़ जाए और सबस्ट्रेट फटाक से किस में बदल जाए, प्रोडक्ट में बदल जाए, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड कैरी द हेरिडेटरी इंफॉर्मेशन एंड पास्ड ऑन फ्रॉम द पेरेंटल जनरेशन टू प्रोजेनी। न्यूक्लिक एसिड कैसे हो सकते हैं, डीएनए हो सकता है, आरएनए हो सकता है, जो जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करेंगे। तो ये बोला गया कि जो न्यूक्लिक एसिड है उनके पास क्या होता है, हेरिडेटरी इंफॉर्मेशन होता है, जो कि पास्ट होता है, किससे पास करता है, पेरेंट जनरेशन से बच्चों में, ठीक है। तो यहाँ पे न्यूक्लिक एसिड मोस्ट ऑफ दी बोल सकते हैं ऑर्गेनिज्म में जो न्यूक्लिक एसिड होता है, कौन होता है, डीएनए होता है, और आरएनए भी होता है, मीन्स वायरसेस में आरएनए भी जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करता है। इनका काम यही है न्यूक्लिक एसिड का, ठीक है, कि जो पेरेंट्स के जो कैरेक्टर्स है, जो उनके गुण हैं, उनको ट्रांसफर कराता है दूसरे जनरेशन में उनके बच्चों में, ठीक है। ये चैप्टर द एंड हो चुका है। अगर आपको किसी भी लाइन में कहीं पे भी डाउट है, ठीक है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा, मैं उसका रिप्लाई भी करूँगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, हो सके अपने फ्रेंड को भी शेयर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपने मेरे टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया है तो आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि मैं उस पर डेली टास्क देती हूँ, साथ में जो भी शॉर्ट नोट्स हैं बायोलॉजी के सारे चैप्टर्स के मैं धीरे धीरे आपको प्रोवाइड कर रही हूँ, ताकि आप रिवीजन के साथ शॉर्ट नोट्स को भी देखते चलें कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है, कौन से टॉपिक्स को आपको ज़्यादा ही समय देना है, उसको ज़्यादा समझना है, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, मैं उसका रिप्लाई करूँगी। आज की क्लास यहीं तक, थैंक यू वेरी मच।